हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आम जिंदगी में होने वाली चीजों से कनेक्ट होते हैं। ये उसी तरह का एक टॉपिक है और इस पर किस तरह का प्रश्न आता है वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण प्रभाव क्या है। हम सबने पहले, इससे पहले जो टॉपिक पढ़े थे उनमें हमने कल की क्लास से पूर्व वाली जो क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी चालक की अगर हम बात करें तो चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदैव ही शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी चालक को दिया गया जितना भी आवेश है वो इसके पृष्ठ पर ही रहता है। अब इसके पृष्ठ पर चाहे जितना भी आवेश हो, 1 कूलाम हो, 2 कूलाम हो, 50 कूलाम हो, कितना भी आवेश हो, इसके चालक पर चाहे जितना आवेश हो, इस चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान शून्य होगा। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। इसको हम एक तरीके की किसी खोखला जो चालक होता है उसको कोटर भी कहा जाता है। कोटर का मतलब भी खोखला चालक या कोष भी कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं किसी खोखले चालक या कोटर के भीतर जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा ही शून्य होगा। अब इसका फायदा क्या है? मान लीजिए आपके पास में एक ऐसा उपकरण है, ये एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत क्षेत्र के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इस पर अगर थोड़ा सा भी विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया तो ये खराब हो सकता है, जल सकता है या कोई और प्रकार की घटना इसमें हो सकती है। ठीक है, ये जल सकता है, खराब हो सकता है, इसमें करंट आना शुरू हो जाए या हम कहें ऊर्जा का मान अत्यधिक बढ़ जाए। तो ऐसी चीजों को जो विद्युत क्षेत्र के प्रति अति संवेदनशील है, उन चीजों को अगर आपको विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचा करके रखना है तो ऐसी स्थिति में आप इसको एक किसी कोटर के अंदर बंद कर दीजिए, यानी इसके ऊपर एक आवरण लगा दीजिए, खोखला आवरण लगा दीजिए। इस प्रकार से लगाइए कि ये खोखला आवरण इसको डायरेक्टली नहीं छुए। अगर इसको छुए तो बीच में कोई कुचालक पदार्थ लगा हुआ हो, बीच में कोई कुचालक पदार्थ लगा हो। अब इसका फायदा क्या होगा? किसी भी वजह से अगर आवेश की उत्पत्ति हुई तो वो जो आवेश है वो आवेश इस पृष्ठ के ऊपर ही रह जाएगा, इस वस्तु पर इस आवेश का प्रभाव नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि किसी भी कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, तो इसके भीतर जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होगा। भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र से ही उपकरण बचा हुआ रहेगा। ये जो कोटर है, ये जो खोखला चालक है, ये जो आवरण है वो एक प्रकार से स्थिर आवेश से चारों ओर से इस उपकरण की रक्षा करने का काम कर रहा है। ऐसा आवरण बना रहा है जो इस यंत्र की, इस उपकरण की चारों ओर से स्थिर आवेश से रक्षा करता है और इसीलिए इस आवरण को, इस खोखले चालक के इस प्रभाव को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण। परि का मतलब यहाँ पर है चारों ओर से और रक्षण का मतलब है रक्षा करना, चारों ओर से स्थिर आवेश से इसकी रक्षा करना। अब अगर आप देखेंगे तो जनरेटर जो होता है, आप सब जानते हो जनरेटर में क्या होता है कि जब आप डीजल, पेट्रोल, कई लोग केरोसिन भी काम में लेते हैं, डीजल पेट्रोल के साथ में कई लोग केरोसिन भी काम में लेते हैं। उस डीजल पेट्रोल या केरोसिन से जब उस जनरेटर को चलाया जाता है तो उसके विभिन्न उपकरण आपस में घर्षण करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा करता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने पर क्या होगा? हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। विद्युत धारा क्या है? आवेशों का प्रवाह है, यानी आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। नंबर एक बात, घर्षण के कारण भी आवेश उत्पन्न हो रहे हैं और उस जनरेटर की जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, एक और चैप्टर में हम पढ़ेंगे, 2 चैप्टर्स में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं फिलहाल इतना सा आपको समझाना चाह रहा हूं कि उस जनरेटर में 2 तरीके से आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। एक तो जनरेटर की प्रक्रिया के कारण जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही है और उससे विद्युत धारा का प्रवाह सुनिश्चित हो पा रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा शादियों में जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जिससे जहां पर विद्युत प्रवाह उपलब्ध नहीं है वहां पर विद्युत प्रवाह सुचारू किया जा सके। आपने देखा होगा बारात या बिंदोरी निकलते समय बहुत सारी महिलाएं, बच्चे या पुरुष जो होते हैं उनके हाथों में, गमलों में लाइटें लगी हुई होती है। वो लाइटें लगाने के लिए, लाइटें जलाने के लिए ऐसा तो नहीं कर सकते हैं भाई तार को जो है वो सीधे इलेक्ट्रिक लाइन पे डाल दो। अब इलेक्ट्रिक लाइन पे डाल दो तो वो बिंदोरी एक जगह नहीं रहने वाली, वो बारात एक जगह नहीं रुकने वाली है, वो तो लगातार चलने वाली है। यानी आपको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए लाइट की जो आपके साथ साथ चले। तो इसके लिए हम जनरेटर काम में लेते हैं। घरों में भी हमने
देखा होगा घरों में जो काम में लिया जाता है नॉर्मली वो इन्वर्टर है। इन्वर्टर आपके पास में जो विद्युत आ रही है उसको चेंज करता है। जो विद्युत आती है वो एसी होती है, ऑल्टरनेटिव करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा को चेंज करके वो डायरेक्शनल करंट, डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा में चेंज करता है और दिष्ट धारा को एक बैटरी में इकट्ठा कर लिया जाता है। जब लाइट चली जाती है तो उस बैटरी की जो दिष्ट धारा है उसको उस इन्वर्टर के द्वारा वापस से प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करके आपको दे दिया जाता है। तो जो इन्वर्टर है वो विद्युत धारा के, इन्वर्टर क्या करता है, विद्युत धारा के प्रत्यावर्ती भाग को दिष्ट भाग में चेंज करता है। जबकि जनरेटर क्या करता है, प्रत्यावर्ती भाग को दिष्ट भाग में चेंज नहीं करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। यानी एक तरीके से अपन कहें कि ऐसी जगह जहां पर विद्युत ऊर्जा नहीं थी उससे विद्युत ऊर्जा डेवलप की। इन्वर्टर तो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल रहा है, जबकि जो जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो उस जनरेटर में बहुत सारे ऐसी चीजें लगी हुई हैं जो विद्युत क्षेत्र के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब अगर उन उपकरणों को जलने से बचाना है तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एक खोखले आवरण के अंदर उनको पैक करना पड़ेगा। तो जो जनरेटर के बहुत सारे भाग होते हैं उनको क्या किया जाता है, खोखले आवरण के अंदर पैक कर दिया जाता है। इससे फायदा क्या होगा, खोखले आवरण के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान 0 होगा, और चूंकि वो यंत्र भी इस खोखले आवरण के अंदर है इसलिए विद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। चाहे जितना आवेश उत्पन्न हो जाए, चाहे जितना आवेश इकट्ठा हो जाए, वो आवेश इस खोखले आवरण के सतह पर ही रह जाएगा, वो इस पर इसे प्रभावित नहीं कर पाएगा। एकार्थ कह रहा है एसी करंट को डायरेक्ट स्टोर नहीं किया जा सकता है क्या सर? बिल्कुल, एसी करंट को डायरेक्ट स्टोर नहीं किया जा सकता। एसी करंट को जैसे ही इसकी उत्पत्ति होती है तुरंत इसकी सप्लाई करना जरूरी होता है। अब देखो इसका एक और चीज मैं बता रहा हूं, हालांकि ये चैप्टर जो आएगा हमारे पास में अल्टरनेटिव करंट वाला उसमें हम पढ़ेंगे, पर फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, काम आएगा आपके कभी भविष्य में। हमारे यहाँ पर जितने भी संयंत्र बने हुए हैं, बड़े बड़े संयंत्र बने हुए हैं, वो क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। इंस्टेंट वो विद्युत उत्पन्न करते हैं, और जो भी विद्युत वो उत्पन्न करते हैं उस विद्युत की सप्लाई तुरंत ग्रिड से लोगों तक की जाती है। अब मान लीजिए कि इसने जो ऊर्जा उत्पन्न की है, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की है, उसकी जो क्षमता है वो है मान लीजिए 5 किलोवाट, ठीक है, 5 किलोवाट। अब ये जो 5 किलोवाट ऊर्जा इसने उत्पन्न की है, ये जो ऊर्जा है ये बहुत सारे घरों में हमने दे दी, ठीक है, घर ए बी सी डी और ई में दे दी। लेकिन ए बी सी और डी और ई में 24 घंटे में, या जिस समय ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय पर जो टोटल ऊर्जा का खर्च है वो है 6 किलोवाट। अब दी हमने कितनी है, 5 किलोवाट, खर्च कितना है, 6 किलोवाट। तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक समय एक की बिजली काटनी पड़ेगी। मान लीजिए एक की बिजली काट ली, अब कितने उपभोक्ता रह गए, बी सी और डी और ई रह गए, तो इनमें 5 किलोवाट का वितरण कर दिया जाएगा। अब चूंकि केवल एक कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए किसी एक समय ए की बिजली काटी जाएगी, तो किसी एक समय बी की, तो किसी एक समय सी की, तो किसी एक समय डी की। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारा विद्युत खर्च उत्पादन की तुलना में कम है तो ऐसी स्थिति में हम जो वितरण कर रहे हैं वो प्रभावित रहेगा, और इसीलिए बिजली की कटौती होती है। इसको एकत्रित नहीं किया जा सकता, ये सबसे बड़ी दिक्कत है एसी करंट की। इसको जब आप एकत्रित करोगे बैटरी में तो वो आपको डायरेक्ट करंट के रूप में यानी डीसी के रूप में एकत्रित करना पड़ेगा। और जब भी ग्रिड खराब होते हैं, आप तो अभी छोटे हो लेकिन आज से करीब 7-8 साल पहले ऐसा हुआ था कि एक ग्रिड पूरी तरह से खराब हो गया था। तो पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 से 10 घंटे तक विद्युत सप्लाई जो है वो बंद रही थी, एक ग्रिड खराब होने की वजह से, क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा था तो लोगों को बिजली क्या दी जाए। और इसीलिए जहां पर बिजली की कम आवश्यकता होती है, यहाँ जहां पर बिजली के बिना काम चल सकता है, वहां पर बिजली सबसे ज्यादा काटी जाती है। तो सबसे ज्यादा बिजली कहाँ काटी जाती है, गांवों में काटी जाती है। इसका कारण क्या है, गांवों में फैक्ट्रियां नहीं है।
अगर शहरों में बिजली काट ली जाएगी तो क्या नुकसान होगा? शहरों में बहुत सारी फैक्ट्रियां, मान लीजिए फैक्ट्री ए, बी और सी है, ये तीनों जगह अगर बिजली नहीं आएगी तो ये फैक्ट्री बंद रहेंगी। फैक्ट्री बंद रहेंगी तो यहाँ के मजदूर प्रभावित होंगे, यहाँ पर होने वाला उत्पादन प्रभावित रहेगा। वो उत्पादन जहां सप्लाई हो रहा है वो दुकानें प्रभावित रहेंगी, उसको खरीदने वाले लोग प्रभावित होंगे, यानी कि बहुत सारे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बाधित हो जाएगा। एक तरीके से रोजगार में कमी आ जाएगी, हम ये भी कह सकते हैं। तो उस बाधा को कम करने के लिए ऐसी जगह बिजली काटी जाती है जहां पर बिजली काटने पर कम लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो गांवों में बिजली की सप्लाई ज्यादा काटी जाती है। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि गांवों में बिजली की आवश्यकता तो होती है। शहरों में आप ये नहीं सोचते कि आपकी वजह से बिजली 24 घंटे आ रही है। शहरों में फैक्ट्रियां और जो मिलें लगी हुई हैं, जो दुकानें हैं, जिनसे रोजगार उत्पन्न हो रहा है, उनकी वजह से 24 घंटे बिजली आती है। घरों की वजह से 24 घंटे बिजली नहीं आती है। कई बार आपने देखा होगा लोगों को कहते हुए कि भाई गांव में तो बिजली जो है वो कम आती है, शहर में ज्यादा आती है। ये तो सरकार भी गांव के लोगों को ऐसे ही समझती है। नहीं, गांव के लोगों को ऐसे नहीं समझा जाता है। सरकार भी उनका पूरा ध्यान रखती है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जब भी कोई बाधा उत्पन्न हो तो वो बाधा ऐसे व्यक्ति पर डाली जाए जिससे कम से कम उसका प्रभाव पड़े। तो गांव में फैक्ट्रियां नहीं है, गांव में मिलें नहीं है, इस वजह से बिजली नहीं काटी जाती। और एक खास बात और, गांव में भी ये ध्यान रखा जाता है कि बरसात के समय पर या वह समय जब फसल को पानी देना होता है उस समय पर बिजली कटौती नहीं की जाती। उस समय पर बिजली कटौती नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम पानी नहीं देंगे फसल को, फसल उगेगी नहीं तो लोग खाएंगे क्या। तो पूरा ध्यान सभी का रखा जाता है। लेकिन हमारी दिक्कत कहां आ रही है? हमें दिक्कत ये आ रही है कि जो बिजली उत्पादन के लिए हमारे पास में पावर, जो हम ये कह सकते हैं पावर सप्लाई जहां से होती है, वो जो संयंत्र हैं वो उतनी बिजली उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं जितने हमारे यहाँ उपभोक्ता है। अब हमारे यहाँ उपभोक्ता ज्यादा हो गए, ठीक है। एक छोटी सी दिक्कत जो शहरी क्षेत्र के लोगों या किसी अन्य प्रकार के लोग, चाहे वो गांव में रहते हो, चाहे वो शहर के में रहते हो, चाहे वो कहीं और भी रहते हो, उनकी वजह से जो उत्पन्न हो रही है। मैं थोड़ा सा विषय से भटक गया हूं लेकिन आपको ये जानकारी देना जरूरी है। जहां पर पंखे से काम चल सकता है वहां पर जबरदस्ती कूलर या एसी चलाया जाता है। जहां पर बहुत कम बिजली खर्च करके काम चल सकता है वहां पर भी अतिरिक्त बिजली खर्च की जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर कई बच्चे भी ऐसी गलती करते हैं, कई घर वाले भी ऐसी गलती करते हैं, और आपकी मम्मी भी आपको कई बार डांटती होगी, अरे ये तेरे से लाइट बंद नहीं की जाती क्या, तो बाहर आ गया, ये पंखा चल रहा है, ये पंखा चालू छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि 1 घंटे आपके यहाँ पर पंखा वेस्ट में चल रहा है जिसकी कोई हवा नहीं ले रहा है, ठीक है। यानी कि 1 घंटे तक आपने किसी ऐसे उपभोक्ता की बिजली को उपयोग में ले लिया जिसको उसकी जरूरत थी। 1 घंटे जब आपने इसको उपयोग में लिया है तो ये 1 घंटे कहीं ना कहीं किसी न किसी के यहाँ पर कटौती हो रही होगी। इतनी बिजली की किसी न किसी के यहाँ पर कटौती हो रही होगी। तो हमें बिजली को बचाना चाहिए। जितनी बिजली का उपभोग हमें करना है उतना ही करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा या वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए क्या हुआ बिल आएगा तो चुका देंगे। अरे बिल आएगा तो सब चुका देंगे, चुकाना ही पड़ेगा, नहीं चुकाओगे तो बिजली कट जाएगी। लेकिन उससे किसी जरूरतमंद का जो नुकसान हो रहा है उसका कारण हम बन रहे हैं और हमें उसका कारण नहीं बनना चाहिए। हमारे आसपास में भी हमें अगर ऐसा दिखे, हमारे घर में भी ऐसा दिखे, तो आपको ये कहना चाहिए कि भाई ये बिजली जो है इसको हमें जब उपयोग में नहीं आ रही है तो विद्युत उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए हम कहीं गांव में रह रहे होते और हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही होती, या हमारे यहाँ शहर में भी कभी 1 घंटे 2 घंटे बिजलियां नहीं आती है, तब हम कहते हैं कि भाई ये बिजली इतनी देर से नहीं आई है, ये जो विद्युत डिपार्टमेंट वाले लोग हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो थोड़े से में बिजली काट लेते हैं और इनको कुछ नहीं पड़ा है, इतनी गर्मी पड़ रही है। बहुत सारी तरह तरह की बात हम कहते हैं, लेकिन उनके भी ये हाथ की बात नहीं है। खैर, मैं वापस टॉपिक पर अपने पर आता हूँ। जो प्रश्न पूछा था, एक अर्थ ने पूछा था, वो प्रश्न का जवाब यही है कि एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता है, डायरेक्ट करंट को ही स्टोर किया जा सकता है। तो मैं वापस से अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ, स्थिर वैद्युत परिरक्षण प्रभाव। आज का टॉपिक जो है स्थिर वैद्युत परिरक्षण प्रभाव है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो चालक कोष होता है या गोलीय कोष होता है या अन्य प्रकार की आकृति हो, चाहे वो
गोलीय हो, चाहे वो ऐसी आकृति हो जिसका शेप हम डिफाइन नहीं कर सके, परिभाषित नहीं कर सके भाई ये कौन सा शेप है, लेकिन वो एक चालक कोष हो या चालक कोटर जिसको कह सकते हैं वो हो, तो उसके भीतर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो सदैव ही शून्य होता है, चाहे उसके बाहर कितना भी आवेश क्यों न हो। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो आवेश का घनत्व होता है वो शून्य होता है। आवेश का घनत्व शून्य क्यों है? क्योंकि चालक के कोष के भीतर हमने पढ़ा था कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। अतिरिक्त आवेश नहीं है इसका मतलब जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। अब अगर जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है तो टोटल आवेश में निकालो तो हमारे पास में हमेशा ही 0 आएगा। धनावेश और ऋणावेश को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। आवेश 0 है तो घनत्व का मान कितना होगा? तो हम सब जानते हैं आवेश बटा आयतन बराबर होता है आयतन आवेश घनत्व। जब आवेश ही 0 है तो ऐसी स्थिति में घनत्व भी 0 होगा। तो किसी भी चालक कोष के अंदर आवेश का घनत्व भी शून्य होता है और विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। अब कोई भी उपकरण जो बहुत संवेदनशील है, जो विद्युत क्षेत्र से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, यदि उसे इस आवरण के अंदर रख दिया जाए या हम कहें कि उस उपकरण के ऊपर ही आवरण लगा दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र इस आवरण को प्रभावित नहीं कर पाता, इस यंत्र को, इस उपकरण को प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि ये गोलीय या किसी भी अन्य प्रकार की आकृति के चालक कोष के भीतर है और चालक कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य है। अब देखो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको मैं रिवाइंड करूं तो हमने शुरुआत में पढ़ा कि किसी भी उदासीन चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, वो पहले चित्र से डिफाइन हो रहा। दूसरा हमने कहा कि चालक के अंदर विभव का जो मान होता है वो नियत रहता है, सरफेस पर भी नियत रहता है और जितना अंदर होता है उतना ही सिर्फ सरफेस पर होता है। ये दूसरे चित्र द्वारा डिफाइन हो रहा है। फिर हमने कहा कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और इसकी दिशा धनावेश के लिए हमेशा बाहर की और ऋणावेश के लिए हमेशा अंदर की ओर होती है। ठीक है, इस चित्र में एक छोटी सी गलती कर दी गई है, बाई मिस्टेक ये गलती हो गई है कि ऋणावेश के लिए भी इसमें बाहर की ओर बताया हुआ है, ये बाहर की ओर नहीं बताना है, अंदर की ओर बताना। एक और हमने पढ़ा कि चालक के अभ्यंतर में कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, ये भी पहले चित्र द्वारा ही पता चल रहा है कि इसके भीतर कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण प्रभाव जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि कोई भी खोखला आवरण किसी उपकरण या किसी भी वस्तु की विद्युत क्षेत्र से जो रक्षा करता है उस प्रभाव को ही हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इसका कोई फायदा है क्या? मैं अगर इसको परिभाषित कहूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी स्थान, क्षेत्र या वस्तु को, स्थान को हम सुरक्षित रख सकते हैं, क्षेत्र को सुरक्षित रख सकते हैं, वस्तु को सुरक्षित रख सकते हैं, को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने के की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। अब इसकी कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट उदाहरण बता रहा हूं। मैं एक और चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक चित्र द्वारा इसको समझाया हुआ भी है कि कोई वस्तु या उपकरण है जिसको एक कोटर के अंदर रखा हुआ है जो संवेदनशील है, तो एक कोटर के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, इसलिए वस्तु आसानी से सुरक्षित रहेगी। अब एक प्रश्न आता है, कई बार, बहुत बार ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना। बरसात के दिनों में बिजली कड़कती है, आप सब जानते हो, ठीक है। एक व्यक्ति एक कार में बैठा हुआ है और अचानक से बिजली कड़कना शुरू होती है, उसे क्या करना चाहिए? ये प्रश्न बहुत बार आता है कि बरसात के दिनों में जब बिजली कड़कती है, एक व्यक्ति कार में बैठा हुआ है, किसी वाहन में बैठा हुआ है, तो उसे क्या करना चाहिए? अब हमारा दिमाग कहता है यार वाहन तो लोहे का है, धातु का है और इस पे बिजली गिरेगी तो इसमें तो करंट आ जाएगा, तो इसको बाहर निकल जाना चाहिए। हमारे सामान्य दिमाग कहता है इसको बाहर निकाल करके और सुरक्षित स्थान पर चल जाना चाहिए। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर यह है कि बिजली गिरने वाली हो तो उस व्यक्ति को उस कार में ही बैठे रहना चाहिए, इस तरीके से कि वो कार के किसी भी भाग को डायरेक्टली नहीं छुए। हालांकि उसके पांव तो छुएंगे ही छुएंगे, लेकिन पांव में जूते या चप्पल पहने हुए हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका फायदा क्या होगा? मान लीजिए कि ये एक कार है, कार थोड़ी सी अजीब बन गई है, ये कार है, इस कार में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है।
जैसे ही बिजली गिरना शुरू होगी या बिजली गिरेगी तो उसके कारण जो भी आवेश होगा वो इस कार के पृष्ठ पर रहेगा। अब इसको क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति को ये करना चाहिए कि इस कार के जितने भी खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उन सबको बंद कर लेना चाहिए, कांच को बंद कर लेना चाहिए। जैसे ही कांच को बंद कर लेगा, खिड़की दरवाजों को बंद कर लेगा, तो ये जो कार है वो एक खोखले चालक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगी। और खोखले चालक की भांति व्यवहार करना शुरू करेगी तो हम कहेंगे कि बिजली गिरने पर जितना भी आवेश इस कार के पृष्ठ पर आएगा, उस आवेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका प्रभाव कार के बाहर या कार के पृष्ठ पर तो रहेगा, लेकिन कार के भीतर इस विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है वो नहीं रहेगा। कार के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य बना रहेगा। और इस वजह से जो व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है, इसे इस आवेश से या बिजली गिरने से कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, ये प्रभावित नहीं होगा। तो आंसर क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जो कार में बैठा हुआ है, अगर बिजली गिरने वाली है तो उसे कार के शीशे और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए और बंद करके उसे उस कार को इस कार में ही बैठे रहना चाहिए, इस प्रकार से बैठे रहना चाहिए कि वो सतह को स्पर्श नहीं करे। जब भी बिजली गिरेगी उससे जो भी आवेश उत्पन्न होगा वो कार के पृष्ठ पर रह जाएगा और कार एक खोखले चालक की तरह कार्य करेगी, जिससे इसके भीतर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो शून्य होगा। बाहर के आवेश के कारण कोई भी विद्युत क्षेत्र अंदर उत्पन्न नहीं होगा। इससे अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहरी आवेश द्वारा प्रभावित नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि कार भी एक प्रकार से स्थिर आवेश से उस व्यक्ति की चारों ओर से रक्षा करेगी, या हम कह सकते हैं यहाँ पर भी स्थिर वैद्युत परिरक्षण प्रभाव जो है वो कार्य करेगा। ठीक है सर कोई किसी को प्रश्न पूछना है? हाँ बोलिए बेटा। सर मैं ये कह रहा था, एक कारण ये भी हो सकता है ना कि उसके टायर मतलब भू से संपर्कित नहीं होते, रबड़ के होते हैं, जिसके कारण भी बिजली नहीं लगती है। नहीं, बिजली तो भी गिरती है, बिजली तो भी गिरती है, बिजली के कारण आवेश भी उत्पन्न होता है। लेकिन जब कोई भी कार की हम बात कर रहे हैं तो उसके जो टायर हैं, ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि जैसे कार पर बिजली गिरी, ये आवेश उत्पन्न हुआ, इस आवेश के कारण जो विद्युत धारा बहनी चाहिए उस विद्युत धारा को बेस नहीं मिल रहा है, अर्थिंग नहीं मिल रही है। जब तक ये विद्युत धारा जो है वो किसी व्यक्ति में से, वस्तु में से प्रवाहित नहीं होगी, तब तक इसका कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। तो जो टायर है वो कुचालक है, और कुचालक होने की वजह से ये जो आवेश है वो इस कार के पृष्ठ पर तो रहते हैं, लेकिन ये धरती में नहीं जा सकते, यानी कि इसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। परंतु मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी गाड़ी के जो टायर होते हैं वो पूर्ण रूप से कुचालक नहीं होकर के हल्के चालक होते हैं, बहुत कम चालक होते हैं। और एक और खास बात कि जो अपने विमान होता है उसके चालक, उसके टायर तो खास करके इस प्रकार के बनाए जाते हैं, इस प्रकार के रबड़ के बनाए जाते हैं जो पूर्ण रूप से कुचालक नहीं होकर के एक चालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्योंकि जब जो क्या बोलते हैं उसे अपन, विमान गति करता है तो हवा से बहुत तेज घर्षण होता है, जमीन से उसके टायरों का बहुत तेज घर्षण होता है। उस घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, अगर वो उस विमान के पृष्ठ पर रह गया तो उस पृष्ठ को वो जला सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये प्रयास किया जाता है कि उसके जो रबड़ है वो कैसे हो, उसके टायर के जो रबड़ है वो ऐसे होने चाहिए कि वो चालक होने चाहिए, जिससे विमान के पृष्ठ पर जो भी आवेश है वो उस रबड़ से होते हुए भूमिगत हो जाए। इसलिए टायर कुचालक है, ये भी एक कारण है। पर आवेश अगर पृष्ठ पर रह गया तो आवेश के कारण जो उस ऊष्मा उत्पन्न होगी, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो उस व्यक्ति या वस्तु को प्रभावित कर सकती है। हमने यही कहा पहले कि अति संवेदनशील वस्तुओं को बचाने का काम करे। अब आप समझ सकते हो कि अति संवेदनशील जो चीजें हैं उनमें अगर थोड़ा सा भी आवेश प्रवाहित हुआ या आवेश के संपर्क में वो आए तो उससे उसका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो जो मुख्य कारण है वो ये है कि चालक कोटर की तरह व्यवहार कर रहा है और इसलिए इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है। आप एक और खास बात याद रखें कि हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, आगे मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, आपके और भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, आप कहोगे दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है चालक और दूसरा होता है कुचालक। यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है और दिख रहा होगा चालक और विद्युत रोधी।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में विद्युत रोधी या कुचालक नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। सिर्फ दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक है चालक और दूसरा है अल्प चालक। जो अल्प चालक होते हैं उसको हम विद्युत रोधी कह देते हैं। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आवेश को प्रवाहित होने से रोक सकती हो। आवेश को प्रवाहित होने से रोकने के लिए उसका जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए। यहां तक कि जो हवा है उसका प्रतिरोध भी अनंत नहीं है, बहुत ज्यादा है। इस वजह से हवा में आसानी से आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता है। पर जब एक सिरे पर विद्युत विभव का मान दूसरे सिरे पर विद्युत विभव के मान की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाता है, एक अति उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तब ये जो हवा होती है ये चालक की तरह व्यवहार करने लग जाती है, और उसी को हम कहते हैं बिजली गिरना। बिजली गिरने का मुख्य कारण क्या है कि धरती के किसी बिंदु पर विद्युत विभव और जहां से बिजली बन रही है यानी बादलों में विद्युत विभव का जो अंतर है वो इतना ज्यादा हो जाता है। इसका मान मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन मैं लगभग आपको बताता हूं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे भी, मैं देख करके आपको अगली क्लास में जरूर बताऊंगा। लेकिन लगभग जब विद्युत क्षेत्र का मान 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम या इससे ज्यादा होता है, तो जो बीच की हवा होती है वो चालक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। आप सोचो कि घरों में बिजली के तारों में बिजली चल यानी विद्युत आवेश गति कर रहा है। आपके कूलर में, पंखे में, इस्त्री में, रेफ्रिजरेटर में, सब में आवेश गति कर रहा है। वो आवेश आप तक नहीं आता है, वो आवेश आप तक नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उस आवेश के कारण जिस वजह से वो प्रवाहित हो रहा है वो जो विद्युत विभव है, और आप जिस जगह पर हो वहां पर जो विद्युत विभव है उसका जो अंतर है यानी विद्युत विभवांतर है वो इतना अधिक नहीं है कि हवा को चालक की तरह बिहेव करने पर मजबूर कर दे। लेकिन जब आसमान से बिजली कड़कती है, जिसको हम बिजली कड़कना है, बिजली गिरना कहते हैं, उसका रीजन क्या है कि विद्युत विभवांतर इतना ज्यादा हो जाता है कि जो विद्युत क्षेत्र उसका मान 3 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम या इससे अधिक हो जाता है। और इससे अधिक होने पर जो बीच की वायु है वो वायु एक चालक की तरह व्यवहार करने लगती है, और इसीलिए आसमान से जमीन पर कोई तार नहीं जुड़ा हुआ है फिर भी विद्युत आवेश का प्रवाह हो जाता है। एक और खास बात बता देता हूं मैं आपको जान करके ये हैरानी होगी, और आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, शायद कुछ लोग जानते हो और शायद कुछ लोगों को हैरानी हो। तो हमारे आसपास में 11 केवी की लाइनें या 33 केवी की जो लाइनें होती हैं, उच्च विद्युत विभव वाली जो लाइनें जा रही होती है, अगर आप उससे कुछ दूरी पर भी अपना हाथ लेकर के जाएं, उसको टच नहीं करें, उससे कुछ दूरी पर भी हाथ लेके जाएं, तो भी आपको करंट आ सकता है, तो भी आपको करंट आ सकता है, तो भी आपको उस आवेश के कारण नुकसान उत्पन्न हो सकता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, और उसमें हमने देखा था एक सूत्र V = E.dr। ठीक है, अब अगर मैं E की बात करूं तो E बराबर होता है dV/dr। अगर ये दूरी dr का मान कम हो जाए तो कम विभवांतर पर भी उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। अब देखो 33 केवी की लाइन है, ठीक है, 33 केवी की लाइन है यानी उच्च विभव वाली लाइन है। आपका हाथ यहां था, दूरी ज्यादा थी, जैसे आप हाथ को पास में लेकर गए दूरी कम हो गई। दूरी कम होने के कारण जो विद्युत क्षेत्र उसका मान बढ़ जाता है, और जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, एक सीमा से अधिक विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, तो उस भाग के लिए जो हवा है वो चालक की तरह व्यवहार करने लग जाती है, एक सामान्य तार की तरह व्यवहार करने लग जाती है, और तार में से विद्युत धारा का प्रवाह होकर के इधर आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा विभव वाली लाइनें हैं, उच्च विभव वाली लाइनें हैं, ज्यादा वोल्टेज वाली जो लाइनें हैं, उनमें तार के अति निकट अगर कोई अपने हाथ को या अपने शरीर के किसी हिस्से को भी लेकर के जाएगा तो उसे करंट आने की संभावना रहती है। टच करने की भी जरूरत नहीं है, ये आप खास कर ध्यान रखें। आपके घरों के आसपास में यदि
ज्यादा विभव की लाइनें जा रही हैं, और मैं तो कहता हूं ज्यादा की छोड़ो, कम विभव की लाइन भी जा रही है, तो उससे छेड़खानी नहीं करें, उसके आसपास में आप नहीं रहे। आपने देखा होगा विद्युत विभाग के कर्मचारी भी अपने हाथों में एक विशेष प्रकार के दस्ताने पहन करके काम करते हैं। ठीक है, तो खैर वापस यहीं पर आ रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि अगर व्यक्ति कार में बैठा हुआ है तो उसे कार में ही बैठे रहना चाहिए, उसे उस कार से उतरना नहीं चाहिए। कार में बैठे रहना उसके सुरक्षित रहेगा। कार से उतरने के बाद में ये गारंटी नहीं है कि बिजली उस पर गिरेगी, लेकिन कार में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। बिजली गिर भी सकती है, उस पर नहीं भी गिर सकती है ना। ऐसा नहीं होता कि गांव में आपने पढ़ा होगा, गांव में या शहर में, कि किसी व्यक्ति पर बिजली गिर गई तो पूरे गांव पर ही बिजली गिर गई। पूरे गांव पर नहीं गिरती, किसी विशेष व्यक्ति पर गिरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति जिस विशेष स्थान पर था, उस विशेष स्थान का और बादलों के बीच का जो विभवांतर है वो सर्वाधिक था, इसलिए विद्युत प्रवाह उस विशेष स्थान की ओर हुआ। दूसरे स्थान पर और बादलों के मध्य जो विद्युत विभवांतर था वो उतना ज्यादा नहीं था, इस वजह से उस दिशा में विद्युत धारा का जो प्रभाव है यानी बिजली गिरना है वो पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, ये प्रिंस चौधरी कैसी बकवास बातें लिख रहा है यार तू, है इतना? तू क्या गांव में रहता है क्या बेटा? है, गोयरे पर बिजली क्यों गिरती है? तूने देखा गोयरे पर गिरते हुए? इंसानों पर भी गिरती है बिजली तो बेटा। ये गोयरा सब बोलते इंसान हैं सर इंसान इसलिए। ये सब चीजें, ये बेटा ये अंधविश्वास की बातें हैं सारी, है ना। ये सारी अंधविश्वास की बात है। कीर्तन सुथार, गोयरे पर नहीं गिरती है, ट्री पर गिरती है, क्योंकि ट्री सतह से ऊंचा होता है। बिल्कुल, इसने बहुत सही बात कही है, इसने बहुत सही बात कही है कीर्तन ने, कि जो पेड़ है उस पर बिजली गिरने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि वो सतह से ऊंचा होता है। सतह से ऊंचा होने पर क्या होगा? ये सतह है, ये सतह है और ये पेड़ है। हम कहेंगे कि सतह के बिंदु और जहां से बिजली उत्पन्न हो रही है, हम कहें बादलों के बीच का जो दूरी है वो ज्यादा होगी, जबकि पेड़ के उच्चतम बिंदु की दूरी कम होगी, इसलिए यहां पर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए यहां पर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा। खैर, ये बहुत सारे अंधविश्वास हमारे आसपास में हैं कि जो काली चीजें होती हैं उस पर बिजली ज्यादा गिरती है, जिसकी काली जबान होती है उस पर बिजली ज्यादा गिरती है। अरे बाल तो सबके ही काले हैं, यानी मेरे जैसे व्यक्ति जिसके बाल नहीं है उस पर बिजली नहीं गिरनी चाहिए, और औरतों पर बिजली ज्यादा गिरनी चाहिए क्योंकि उनके तो बहुत ज्यादा लंबे लंबे काले बाल है। सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी समय पे ऐसा हुआ होगा कि किसी ने ये देखा होगा कि कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा हुआ है, शायद मैं अंदाजा लगा रहा हूं, और कहीं पर वो जो जानवर की आप बात कर रहे हो गोयरा, वो रहा होगा, शायद उस व्यक्ति पर बिजली नहीं गिर के उस जानवर पे गिरी होगी, तो किसी ने परसेप्शन बना दिया होगा कि गोयरे पर गिरती है। या कहीं किसी ने देखा होगा कि काली वस्तु पर बिजली गिरी है, तो उसने अपने अनुभव के आधार पर ये परसेप्शन बना दिया है। पर ये सब अंधविश्वास की बातें हैं कि काली वस्तु पर ज्यादा गिरेगी या हम ये कहें गोयरे पर ज्यादा गिरेगी। ये सभी जगह पर जो बिजली गिरने का कारण है वो विभवांतर है, आदमी वस्तु नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज है कि किसी भी सतह को, भूसंपर्कित सतह को भी स्थिर विद्युत परिरक्षण प्रभाव की तरह हम यूज में ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक वस्तु है, ये एक आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और जो विद्युत क्षेत्र है वो किसी वस्तु पर पहुंच रहा है। ठीक है, अब ये जो वस्तु है ये इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्रेरित हो जाती है, और प्रेरण के कारण जो धनावेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगते हैं, और ये दूर वाली सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, और जो ऋणावेश है वो पास वाली सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं। इस वजह से एक विद्युत क्षेत्र इस धनावेश के कारण बाहर की ओर उत्पन्न हो जाता है, यानी इस वस्तु के दूसरी ओर रखी हुई वस्तुएं इस वस्तु में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से प्रभावित हो सकती है। यदि हम किसी भी तरीके से इस दूसरे भाग को भूसंपर्कित कर दें तो दूसरे भाग का जो आवेश है वो समाप्त हो जाएगा, और दूसरे भाग का आवेश समाप्त हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में दूसरे भाग का आवेश समाप्त हो गया तो ऐसी स्थिति में दूसरी ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो दूसरी ओर जो वस्तुएं या उपकरण है उसे इससे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है, भूसंपर्कित कर देना भी एक तरीका है वस्तुओं को एक और विद्युत क्षेत्र से बचाने का। लेकिन ये विद्युत
स्थिर विद्युत परिरक्षण प्रभाव की तरह कार्य करता है, स्थिर विद्युत परिरक्षण प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये एक ओर से वस्तु के लिए विद्युत क्षेत्र से इसकी रक्षा कर रहा है, चारों ओर से नहीं कर रहा, केवल एक ओर से कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं कि इस ओर जो रखी हुई वस्तु है उसका भूसंपर्कित करके इस सतह को, इस सतह को अगर मैं ए कहूं तो इस ए सतह को भूसंपर्कित करके इस तरफ की वस्तु का इस ए सतह से, ए सतह के विद्युत क्षेत्र से इसको बचाया जा सकता है, लेकिन किसी अन्य सतह बी या सी या डी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से इसे नहीं बचाया जा सकता। तो ये एक और से इसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए इसको हम स्थिर विद्युत परिरक्षण नहीं कहेंगे, लेकिन उसके जैसा कह सकते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। आगे चलें, चलो अब अगला टॉपिक हम देखेंगे चालक एवं विद्युत रोधी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी, मैं हमेशा ही ये कहता हूं, लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा, लिखने का तरीका हमारा वही होगा जो किताब में है, पर समझने का तरीका प्रैक्टिकली होना चाहिए। प्रैक्टिकल यानी ये जो वास्तव में है, चालक एवं विद्युत रोधी। वास्तव में दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक जिनकी चालकता ज्यादा है और एक जिनकी चालकता बहुत से भी ज्यादा कम है। इतनी कम है कि इनके कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है या इनमें से जो विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है वो इतना कम होता है कि उससे हम अप्रभावित रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप सब जानते हो आपके घरों में सेल हैं, सेल के प्लस और माइनस सिरे को अगर आप एक बहुत छोटे बल्ब से जोड़ना चाहें तो आप देखते हैं वो बल्ब जो है वो काम करना शुरू कर देता है, वो आपको जो उजाला है वो देना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर एक छोटी बैटरी के द्वारा एक पंखे को चलाया जा सकता है, छोटे पंखे को चलाया जा सकता है। लेकिन जब आप उस बैटरी को, बहुत छोटी बैटरी या सेल की बात कर रहा हूं, मोबाइल की बैटरी से मोबाइल चलता है, ठीक है। अब अगर आप उस मोबाइल की बैटरी के प्लस माइनस सिरे को या सेल के प्लस माइनस सिरे को आपके हाथ से पकड़ते हैं तो आपको करंट का अनुभव नहीं होता। करंट यानी विद्युत आवेश के प्रवाह का अनुभव नहीं होता, लेकिन विद्युत आवेश का प्रवाह तो हो रहा है, क्योंकि वो मोबाइल तो काम कर रहा है, उस सेल से वो बल्ब तो जल रहा है, छोटा पंखा तो चल रहा है, मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा होगा, विद्युत धारा बह रही होगी, तभी तो वो सारी चीजें काम कर रही होंगी। पर हम ये कह सकते हैं कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह इतना क्षीण था कि वो उस पंखे को चलाने के लिए, उस बल्ब को जलाने के लिए, उस मोबाइल को चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा तो दे रहा है, लेकिन हमें प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे रहा, हमें प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे रहा है। जैसे एक और उदाहरण में लेता हूं कि आप ए व्यक्ति हैं, मान लीजिए आपको किसी बी व्यक्ति ने धक्का दिया तो आप अपना स्थान छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, कभी कभी हम गिर भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर किसी रोड पर खड़े हुए हो, आपको कोई भी व्यक्ति धक्का नहीं दे रहा है, तो क्या आप अपना स्थान छोड़ देंगे? क्या आप गिर जाएंगे? आप कहेंगे नहीं, हम नहीं गिरेंगे, कोई धक्का ही नहीं दे रहा तो हम हिलेंगे कैसे। लेकिन क्या आपको लगातार हवा धक्का नहीं दे रही है? क्या हवा लगातार एक दाब आपके ऊपर उत्पन्न नहीं कर रही है? तेज हवा में हम देखते हैं कि ये हवा हमारे ऊपर इतना दाब उत्पन्न करती है कि हमारे जो कपड़े होते हैं वो इस हवा के कारण एक और खिसकने का प्रयास करते हैं। आपने कोई ढीला कपड़ा पहना हुआ, कोई टोपी पहनी हुई है तो उड़ करके दूसरी तरफ चली जाती है, आप नहीं जाते हो, क्योंकि आपको खिसकाने के लिए, आपको धक्का देने के लिए आवश्यक जो बल है उतना बल उस हवा के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, उससे कम बल उत्पन्न किया जा रहा है। इस वजह से वो जो आपका जो विस्थापन है वो वहां पर शून्य है। आपने घरों में भी देखा होगा, कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई आज लाइट डिम आ रही है, पावर कम आ रहा है, और जब पावर कम आता है तो आपके घरों के जो पंखे हैं वो बहुत धीमे धीमे घूमते हैं, आपके घरों में जो ट्यूबलाइट या बल्ब है वो बहुत कम उजाला देते हैं, और आपके घरों में जो एसी या टीवी या फ्रिज है वो तो बंद ही हो जाते हैं लगभग। टीवी तो चलती ही नहीं है, एसी चलता ही नहीं है, कूलर भी हिलता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही। लेकिन बल्ब के लिए और पंखे के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, जो उसको घुमाने के लिए, तेज घुमाने के लिए नहीं, घुमाने के लिए या उजाला देने के लिए, तेज उजाला देने के लिए नहीं, भले थोड़ा सा उजाला देने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो रही है, इसलिए वो
चल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक वे जिनकी चालकता बहुत ज्यादा है और एक वो जिनकी चालकता बहुत से भी ज्यादा कम है। जिनकी चालकता बहुत ज्यादा है उन्हें हम चालक कहते हैं, जिनकी चालकता बहुत कम है, जो बहुत क्षीण चालक हैं, जो बहुत छोटे चालक हैं, हल्के चालक हैं, अल्प चालक हैं या अत्यल्प चालक हैं, उन्हें हम कहते हैं कुचालक या विद्युत रोधी। कुचालक या विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। एक और गलत वर्ड इसमें काम में लिया जाता है और वो गलत वर्ड क्या है, वो है अचालक। ये अचालक और कुचालक ये दोनों ही वर्ड गलत है। अचालक का मतलब भी वो होता है जिसमें चालन नहीं हो, कुचालक का मतलब भी वही होता है जिसमें चालन नहीं हो। ठीक है, लेकिन हम ये कहेंगे कि चालन तो होता है, इतना कम होता है कि हम उसे नहीं के बराबर मान लेते। अब देखो इसमें एक और वर्ड लिया है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब क्या है, जो आवेश को रोके, जो विद्युत को रोके। तो विद्युत को बेटा जो चालक होते हैं वो भी रोकते हैं। जो अल्प चालक होते हैं वो ज्यादा रोकते हैं और जो चालक होते हैं वो कम रोकते हैं। जो अल्प चालक होते हैं वो ज्यादा रोकते हैं और जो जो चालक होते हैं वो कम रोकते हैं। तो हमने कम ज्यादा के आधार पर जहां पर जो कार्य कम हो रहा है उसको हमने शून्य मान करके इसको ये नाम दिया है। तो चालक में चालकता ज्यादा है इसलिए हमने उसको चालक नाम दे दिया। विद्युत को रोकने का जो प्रयास है या जो प्रभाव है वो बहुत कम है, इसलिए हमने इसको विद्युत रोधी नहीं कहा, हमने इसको कहा विद्युत का चालक। विद्युत को रोकने वाला नहीं कहकर के विद्युत को चलाने वाला कहा। और दूसरे जो पदार्थ थे, ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता बहुत कम थी, ऐसे पदार्थ जो आवेशों को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने में कम सहायक थे, उन पदार्थों को हमने कहा कि आवेश को रोकने की जो क्षमता है इनकी वो ज्यादा है, इसलिए इनको नाम दिया गया विद्युत रोधी। तो एक मिसकंसेप्शन तो आप दिमाग से ये निकाल दें कि कुचालकों की चालकता नहीं होती, बिल्कुल कुचालकों की चालकता होती है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये निकाल दें कि जो चालक होते हैं वो विद्युत को रोकते नहीं है, बिल्कुल विद्युत को वो भी रोकते हैं। बस फर्क इतना सा है कि चालक विद्युत को कम रोकते हैं और विद्युत रोधी विद्युत को यानी आवेश को कम चलाते हैं। जो विद्युत रोधी है वो कम चलाते हैं, ज्यादा रोकते हैं, और जो चालक है वो ज्यादा चलाते हैं और कम रोकते हैं। ठीक है, एक और खास बात, कभी कभी आपको जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपके कई मैंने सुना भी है, कई बच्चे कह रहे थे मुझे कि कोचिंग पे सर हमारे तीसरा चैप्टर शुरू करा दिया है, पहला दूसरा नहीं पढ़ाया है, तीसरा चैप्टर शुरू करा दिया है। तो तीसरे चैप्टर में आपने एक राशि पढ़ी होगी प्रतिरोध। यस सर। ठीक है, अब देखो मिसकंसेप्शन हम क्या क्या करते हैं, जो हमारी समझ की कमी है उसकी वजह से हम क्या क्या चीजें, मैं भी बोलूंगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं बोलूंगा, मैं भी ये मिसकंसेप्शन की वजह से, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही पढ़ाया गया था, मेरे दिमाग में वो बस गया है। मैं कितनी बार भी आपको बोलूं कि भाई टूथपेस्ट करना कॉलगेट करना नहीं होता है, लेकिन मैं भी कभी कभी आपको ये कहूंगा अरे कॉलगेट करके आया है क्या, गलत वर्ड का उपयोग लूंगा। तो बहुत सारे लोग गलत वर्ड का उपयोग कर लेते हैं। वो पदार्थ जो प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं उनको प्रतिरोध नहीं कहते हैं, उनको कहते हैं प्रतिरोधक। पदार्थ को तो कहते हैं प्रतिरोधक। और इसका जो ये गुण है जिसके कारण ये विद्युत धारा के प्रवाह में विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा कर रहा है, उस गुण को हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो ये गुण विद्युत रोधी पदार्थों में अत्यधिक होता है और चालक पदार्थों में कम होता है। लेकिन एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे घरों में जो प्रतिरोधक काम में लिए जाते हैं विद्युत उपकरणों में, वे विद्युत रोधी नहीं है। उनका प्रतिरोध चालकों की तुलना में, सामान्य चालकों की तुलना में ज्यादा होता है, लेकिन जो पूर्ण विद्युत रोधी हैं उनकी तुलना में बहुत कम होता है। यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत को उतना ही रोकते हैं जितने रोकने की हमें जरूरत है। अब सोचो कि ये प्रतिरोध, अब एक मिनट के लिए सोचो कि ये प्रतिरोध विद्युत को पूरी तरह से रोक देते तो क्या दूसरी ओर विद्युत पहुंच पाती, पहुंच ही नहीं पाती। और दूसरी ओर विद्युत नहीं पहुंच पाती तो ये तो प्रभाव जो विद्युत का वो पूरी तरह से खत्म हो जाता। तो दिमाग में से ये बात निकाल दें कि जो प्रतिरोध होते हैं या प्रतिरोधक होते हैं
वो विद्युत रोधी होते हैं। नहीं, विद्युत रोधी यानी कुचालक नहीं होते हैं, प्रतिरोध कुचालक नहीं होते हैं। जो घरों में प्रतिरोधक काम में लिए जाते हैं वो कुचालक नहीं होते हैं, अचालक नहीं होते हैं, वो चालकों की श्रेणी में ही आते हैं। ऐसे चालक जिसका प्रतिरोध सामान्य चालकों की तुलना में ज्यादा होता है, पर इतना भी ज्यादा नहीं है कि उनको हम अचालक या कुचालक मान लें। तो अब अगर मैं सामान्य परिभाषा देना चाहूं इन सब को मिला करके, तो मैं कह सकता हूं कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह जिन पदार्थों में आसानी से हो जाता है, या हम कहें कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा के प्रवाह में, आवेश के प्रवाह में न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अल्पतम प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उन्हें हम चालक कहते हैं। जिनमें कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है उनको हम चालक कहते हैं। उदाहरण क्या है? चांदी है, सोना है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। अब जो धात्विक चालक हैं उनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है यानी आवेश का प्रवाह होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के रूप में। धातुओं में विद्युत धारा यानी आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। और जो विद्युत अपघटे हैं, जो विद्युत अपघटे हैं उनमें जो आवेश वाहक होते हैं यानी वो आवेश जो गति कर रहे हैं वो होते हैं धनायन और ऋणायन। धनावेश और ऋणावेश नहीं कहा है मैंने, धनायन और ऋणायन कहा है मैंने। आयन और आवेश में अंतर है, आयन और आवेश में छोटा सा अंतर है। जब हम 1 तारीख को क्लास शुरू होगी हमारी तब मैं इस छोटे से अंतर को डिफाइन करूंगा आपको, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा उसको डिफाइन करना, पर हम इसको समझेंगे आगे। तो जो विद्युत अपघटे हैं उसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं धनायन और ऋणायन होते हैं। ठीक है। अब अगर हम विद्युत रोधी यानी कुचालक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों के प्रवाह में अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, या हम ये कहें कि ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह अत्यल्प होता है, उसे हम कहते हैं विद्युत रोधी अथवा कुचालक, अथवा विद्युत रोधी, कुचालक अथवा अचालक इनको कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण हम इसके लें तो कांच है, प्लास्टिक है, मोम है, सीसा है, अभ्रक है, शुद्ध जल है, नायलॉन यानी रेशम का नायलॉन की धागा है, लकड़ी है। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह अल्पतम होता है, इसलिए इनको विद्युत रोधी या कुचालक कहा जाता है। तो जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो, प्रतिरोध न्यूनतम हो, उसे हम कहेंगे चालक। वह पदार्थ जिनमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि इनके कारण बहने वाली विद्युत धारा को लगभग 0 माना जा सके, उसे हम कहते हैं विद्युत रोधी। एक और खास बात है कि जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो या तो 0 होती है या लगभग 0 होती है, या तो 0 होती है या लगभग 0 होती है। और इस वजह से चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है या बहुत कम है तो उनके कारण जो उनका जो प्रवाह होगा वो भी बहुत कम होगा, और प्रवाह कम होगा तो विद्युत धारा तो बहेगी वो भी कम बहेगी। तो ऐसे पदार्थ जो कुचालक या विद्युत रोधी या अचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, अत्यल्प होती है, या कभी कभी 0 भी होती है। इसलिए इनमें जो विद्युत धारा बहती है वो या तो बहुत कम विद्युत धारा यानी क्षीण विद्युत धारा बहती है या 0 विद्युत धारा बहती है। अब एक प्रश्न मुझे आपसे छोटा सा करना था जो पिछले भाग की में से ही है, जो अभी हमने पढ़ा था। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी भी धात्विक चालक में आवेश वाहक जो होते हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जो विद्युत अपघटे हैं उनमें आवेश वाहक होते हैं धनायन और ऋणायन। किसी ने इसका कोई उदाहरण बता सकता है मुझे? विद्युत अपघटे में आवेश वाहक धनायन और ऋणायन होते हैं, किसी में कोई एक उदाहरण बता सके भाई, किसी ऐसी चीज का उदाहरण जिसमें ये आपने देखा हो कि विद्युत अपघटे में आवेश वाहक धनायन और ऋणायन होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? सर NaCl। NaCl इसने कहा है मिस्टर मोहित कुमार मीणा ने और आशुतोष सेन ने। कोई वस्तु ऐसी बता सकते हो? मैं बता देता हूं, आपने पढ़ी है, केमिस्ट्री में भी पढ़ी है और आप फिजिक्स में भी उसके बारे में सुनोगे। वो है सेल या बैटरी। सेल या बैटरी, सेल या बैटरी में आप पढ़ोगे कि जब
सेल या बैटरी के अंदर जो पदार्थ होता है उसका विद्युत अपघटन होता है, तो जो धनायन होते हैं वो एक इलेक्ट्रोड की ओर और जो ऋणायन होते हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर गति करते हैं, और इस वजह से सेल में विद्युत धारा का प्रवाह